नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र का। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद क्या अब बंगाल में भी इतिहास बदलने वाला है? सोमवार को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली तक की सियासत में भूचाल आना तय है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि डेमोग्राफी में आए बदलाव, जबरन धर्मांतरण और तुष्टीकरण के खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी बता रही है तो दूसरी तरफ कल तक सत्ता के सिंहासन पर बैठी टीएमसी और कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही। बड़ी बात यह है कि सोमवार को जब विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा तब परीक्षा शुभेंदु सरकार की नहीं होगी बल्कि इस बिल के बहाने असली अग्नि परीक्षा ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य की भी होगी। सोमवार को विधानसभा के फ्लोर पर यह तय हो जाएगा कि सत्ता गंवाने के बाद भी क्या टीएमसी उसी पुराने रास्ते पर चलेगी या फिर साल 2029 की चुनावी बिसात के लिए दीदी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हों। ब्रह्मास्त्र में आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड और असम के बाद अब देश के एक और बड़े सूबे में ऐतिहासिक बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जब सत्र शुरू होगा तो देश की राजनीति में एक नया भूचाल आना तय है। ममता बनर्जी के गढ़ रहे बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार अपनी सबसे बड़ी चुनावी गारंटी को जमीन पर उतारने जा रही है। The last BA committee meeting, we have decided that we will going to introduce the UCC on Monday, and all the procedural steps to introduce the bill, we are in the process, and we need to have a common civil code. There should be some deviation in special cases, but uniform civil code is one of the utmost important for our state. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली घुसपैठ ने राज्य की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल दी है। जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के ब्रेन वॉश की घटनाओं को रोकने के लिए यूसीसी ही एकमात्र इलाज है। हालांकि सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता मिलती रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बीजेपी जहां अपने चुनावी मास्टर स्ट्रोक को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में है, वहीं यूसीसी समेत धर्मांतरण विरोधी कानून विपक्ष को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। कल तक सत्ता में रही टीएमसी और कांग्रेस इसे सरकार का अहंकार और ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। टीएमसी की ओर से मोर्चा संभालने वाली महुआ मोइत्रा ने BNS का हवाला देकर पूछा कि देश में जब सभी जरूरी कानून पहले से मौजूद हैं, तो यूसीसी का क्या काम। हालांकि वार पलटवार के बीच बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरते हुए चुनावी वादा पूरा करने का दावा किया है। उनका उद्देश्य पे हमारा प्रश्न है कि जब आप हमारे क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी, क्रिमिनल कोड सबके लिए ऑलरेडी सेम है, तो आज आप किस वजह से ये यूसीसी ला रहे हैं? किस वजह से? आपके रिलीजियस पोलराइजेशन ला रहे हैं या कि आप रियली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का आपने ये सबका सम्मति लेके सबके लिए ये बिल किया है? बिल लेके आ सकता है, उनका पास मेजोरिटी है, उन्होंने पास भी करा सकता है। बट बंगाल में जो बहुत तो बाद का बात है, और दूसरी बात यही है जो हर चीज में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। एक चीज बताइए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मल्टी कलर,
मल्टी लैंग्वेज, मल्टी ओपिनियन, ये तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। धन्यवाद जताना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी को कि पश्चिम बंगाल को भी फाइनली जो यूसीसी के दायरे में लेके पश्चिम बंगाल की जो शासन है, पश्चिम बंगाल में जो कानून है, वो जो व्यवस्था इतना सालों से अव्यवस्थित था, वो अभी लाइन में आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी जब लागू हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में जो पीस है, शांति है, वो बरकरार रहेगी। आखिर इस यूसीसी बिल में ऐसा क्या है जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है? इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यूसीसी लागू होते ही धर्म आधारित पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार सबके लिए एक समान होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बहु विवाह पर पूरी तरह रोक लग जाएगी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। पक्ष और विपक्ष के भारी घमासान के बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल की नई सरकार इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी नजर आएगी। अगर यह बिल पास होता है तो बंगाल देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां सबके लिए एक समान कानून यानी यूसीसी लागू होगा। हालांकि सोमवार को विधानसभा में शुभेंदु सरकार से अधिक ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के लिए ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। सदन के भीतर देखना दिलचस्प होगा कि जिस ध्रुवीकरण की राह पर चलते हुए ममता ने अपनी 15 साल पुरानी कुर्सी खोई, पार्टी आज भी उसी लाइन पर खड़ी है या फिर 2029 चुनाव के लिए ममता की पार्टी नई रणनीति बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पश्चिम बंगाल में क्योंकि जब बीजेपी चुनाव से पहले प्रचार कर रही थी, चुनावी वादे बीजेपी ने किए थे, तो बीजेपी ने कहा था कि अगर सत्ता में आएंगे तो 6 महीने के भीतर यूसीसी लेकर आएंगे। और इसीलिए सोमवार को इसे पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त बीजेपी की सरकार है, वो इस बिल को टेबल करने जा रही है। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है कि नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए। अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरह के लोग, तो फिर एक कानून क्यों आप बनाना चाहते हैं देश में या फिर पश्चिम बंगाल में? लेकिन सवाल यह है कि भाई वेशभूषा, रंग, संस्कृति, बोल चाल, वाणी सब कुछ अलग अलग, लेकिन देश तो एक है ना। तो कानून एक ही होगा कि अलग अलग होगा? कि किसी एक आदमी के लिए हत्या पर लाइफ सेंटेंस होगा और किसी दूसरे के लिए कुछ और हो जाएगा क्या? ऐसे थोड़ा ना होता है। इसीलिए इस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। आरके सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ। के शर्मा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ हैं। आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। के शर्मा जी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी जो मिर्ची के रूप में जो शगुफा, जो देश में आप जो आग में घी डालने का जो काम करते हैं, यदि आपको रियली यूसीसी से है, सत्ता में इतने सारे कानून आपने पास कराया, क्या यूसीसी पास नहीं हो सकती थी देश में? पूरे देश राज्यों से स्टार्ट करके धीरे धीरे आप जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा को लंबा लपेट के ले गए, उससे सरकार बन गई। फिर उसके बाद ज्ञान व्यापी, मथुरा, काशी में मंदिर का फॉर्मूला लाए, वो फ्लॉप हो गया। फिर कहेगा क्या ऐसा फॉर्मूला लाया जाए जो देश में हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहे और बीजेपी सत्ता में बनी रहे? ये चाल जो है, वो चाल आपको दिखा रहा है कि धीरे धीरे राज्य के थ्रू ला रहे, जितना राज्य उतना साल काट लेंगे, उतना साल सत्ता में रह जाएंगे। ये एक चाल है। आप देश को बांटने के लिए लाना, यदि आपको लाना है, आपका लोकसभा में आपका आसन क्या है, राज्यसभा में आपका आसन क्या है, एक बार ले आओ देश में। नहीं, आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो मुद्दा गरम रहे। अगर लोकसभा में लाएंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? अरे आप पहले ला दो, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात का बताइए तो सही कि सपोर्ट यदि आप यदि बहस कराते हो और बहस के साथ साथ यदि उसमें जो लॉ है, जो आप कानून बनाओगे, क्या क्या मुद्दा रहेगा, जब उन सब बातों पे, सभी पहलू पे, सभी विचारों पे, सभी पॉइंट पे जब हमारा आपका दिल मैच हो जाएगा तो सपोर्ट करेंगे। दिल मैच करने की बात नहीं है, ये देश के कानून की बात है। एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था,
होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी होनी चाहिए? तो ऐसे बताइए, नागालैंड में आदिवासी का जो अलग कानून है, जो महाराष्ट्र में भाई बहन शादी कर लेते हैं, सब इन द रिलेशनशिप वहां पे कैसे लागू नहीं होता है? यही तो देखिए, आपको जाके आप तमिलनाडु में देखिए, मामा की बेटी से शादी हो रहा है, मौसी की बेटी से जो हम जिसको बहन मानते हैं, वो भी तो गलत है। तो इसी चीज को तो होता है, चलो कैसे लाओगे? आदिवासी कानून अलग है, अलग अलग छोटे, आपको अंडमान निकोबार में अलग कानून है। स्वयं प्रकाश जी, आप लोगों का क्या विरोध है? मल्टी कलर, मल्टी जो मल्टी कलर, मल्टी विभिन्न भाषाओं का देश, विभिन्न जाति, विभिन्न सभी चीज है यहाँ पे, फिर भी हम देश एक है। क्यों एक है? क्योंकि हम एक रहना चाहते हैं। पर आप चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म रहता रहे, शर्मा जी ठीक, जबकि इसका पर्पस यूसीसी का पर्पस आपका पॉइंट आ गया, हिंदू मुस्लिम नहीं होता। शर्मा आपका पॉइंट आ गया, और भी पॉइंट है उसमें। ठीक है, आपका रुक तो जाइए, अभी दूसरे मेहमानों के पास एक बार जाने दीजिए, फिर आऊंगा ना लौट के, फिर आऊंगा ना लौट के। स्वयं प्रकाश जी बोलिए। जी देखिए, यूसीसी बिल जो आ रहा है, देखिए ये तो पहले टेबल आने दीजिए, हम देखेंगे इसके बारे में क्या, इसके ऊपर में टिप्पणी अभी करना जल्दबाजी हो जाएगी कि ये क्या क्या इनकी मानसिकता है। देखिए, एक तरफ तो मिड डे मील से अंडा हटा देना, मिड डे मील में पश्चिम बंगाल में आपको पता है इस्कॉन के हाथों में दे दिया, और जो बच्चे हैं, बंगाली बच्चे हैं, उनको अंडा सुबह के नाश्ते में मिलता था, वो हटा दिया है। तो समानता की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सब एक तरफ एक जैसे लोग होने चाहिए, तो आप करिए ना, कौन मना करता है? कहां समानता की बात की जा रही है? 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर एक व्यक्ति का इस्तीफा हुआ है। राम मंदिर की बात कर रहा हूं, 3500 करोड़ का घपला उसके अंदर में चोरी का आया है सामने, कोई बात नहीं है उसके बारे में। कितनी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, कितना, अगर पश्चिम बंगाल में होता या अन्य किसी ऐसे प्रदेश में होता जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रहती, विपक्ष की सरकारें होती, वहां पर ये ईडी सीबीआई सब जांच लगा देते वहां पर अभी तक। मगर वहां पर ठीक है, एसआईटी गठन हो गया, राम मंदिर में दान की चोरी हो रही है, लोग अपने घरों से भाड़ा किराया लगा करके अपनी मन्नतें पूरी होने पर भगवान श्री प्रभु राम के चरणों में अगर चरण पादुकाएं चढ़ाते हैं, उस चरण पादुकाओं तक को चोरी कर लेने वाले हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। आज बांटने की मुझे 10 सेकंड सुनिए, पिछले एक हफ्ते में 4 दिन मैंने राम मंदिर पर डिबेट की, 4 दिन, है ना? सुन, तो ये उसी से जुड़ता है ना मुद्दा? नहीं, उससे कैसे जुड़ जाएगा? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में ठीक वैसा ही यूसीसी कानून बीजेपी की सरकार लाने जा रही है जैसा वो उत्तराखंड में लेकर आए, असम में, बाकी जगहों पर, गुजरात में, जहां पर ऐसा ही कानून वो पश्चिम बंगाल में लाना चाहते हैं। तो अगर इन राज्यों में उनके पास लोग नहीं बटे तो यहाँ कैसे बढ़ जाएंगे? हाँ जी, उनके पास में नंबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, आप सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के जो सर्वे सर्वा होते हैं उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, बात करके आप लाइए। ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश एक परिवार है, अगर परिवार के अंदर में हम सबको जोड़ करके चलना है। देखिए, आप रेड रोड पर नमाज पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय नहीं दिया आपने, और योगा करने के लिए 8 दिन तक रास्ता बंद कर दिया। वो क्या बोला था मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने कहा था कि रास्ते पे लोगों को परेशानी होती है नमाज के बात पर। कोई बात नहीं है, आप नमाज मत करने दीजिए, मगर फिर आप रास्ते पर 8 दिन तक बंद करके योगा भी मत करिए। बगल में क्या है टीएमसी का पॉइंट? यूसीसी पर क्या है? टीएमसी क्या यूसीसी के विरोध में है? टीएमसी क्या यूसीसी को लागू करवाना चाहती है? टीएमसी ने देखा है कि उत्तराखंड में, असम में, गुजरात में बीजेपी की सरकारों के दौरान कैसे यूसीसी को लेकर कानून व्यवस्था बनाया गया, उस पर आप लोगों का पॉइंट क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है कि इस बिल को आने दीजिए, पहले बिल को बिना पढ़े हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं? अभी जो अगर वो डिविजिव पॉलिटिक्स होगी उसका विरोध होगा, अगर डिविजिव पॉलिटिक्स होगी उसका विरोध होगा, अगर बांटने की राजनीति होगी उसका विरोध होगा, देश को तोड़ने की राजनीति होगी उसका विरोध होगा, रास्ते पर होगा, संसद में होगा, सब जगह होगा, मगर मनमाने नंबर है इनके पास, ठीक, हमारे पास नंबर नहीं। ओके सर। आदिल हसन जी, एक कानून बनने से कैसे देश के लोग टूट जाएंगे? एक कानून होने से कैसे 2 धर्म के लोग बट जाएंगे? एक कानून होने से कैसे 2 अलग अलग या अलग अलग तरह की संस्कृति के लोग बट जाएंगे? देश एक है, कानून एक है, सब कुछ एक होना चाहिए, संविधान एक है। तो कहां पर अलग दिखता है आपको? तो यूसीसी जो आपने लाया तो एक ट्राइबल कम्युनिटी को अलग कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उसमें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे रखा था, उसमें तो कंपलसरी नहीं कर दिया था। नरेंद्र मोदी को 12 साल बाद याद आता है, इनके यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजस्थान के जो हैं, केंद्र सरकार में मंत्री, वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का सब्सिडी ले लिए हैं।
वहीं के 1994 बैच के नरेश गंगवार क्या कहते हैं 1.6 करोड़ का सब्सिडी ले लिए हैं, उस पर यूसीसी पर सिर्फ बात कर दीजिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए। और हम मलाई खाएंगे मोदी जी, मलाई खाएंगे अमित शाह, मलाई खाएंगे योगी आदित्यनाथ, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का करेंगे। और जो आप आए हैं जहां से, आज ही का खबर है, मंगला पोर्ट जो बांग्लादेश ने भारत को दिया था, 80 किलोमीटर दूर पर था, वो अब चाइना को दे रहा है। उस पर मोदी जी का चुप्पी नहीं होगा। और आप जिस प्रदेश से आते हैं विद्यानाथ भाई, मैं दरभंगा एम्स की बात करता था, उसके बाद एक बात करना चाह रहा हूँ। 8 महीना हो गया चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी बनाई थी डिफेंस कॉरिडोर के लिए, न्यू टेक कॉरिडोर के लिए, फाइन टेक सिटी के लिए, मेगा पार्क के लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए। ये बनाए थे आपके परम आदरणीय चीफ सेक्रेटरी और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ने, कि 6 महीना में हम रिपोर्ट देंगे और बिहार को ये सब देंगे। 8 महीना हो गया, न चीफ सेक्रेटरी दिख रहा है, न कमेटी का मेंबर दिख रहा है। बिहार में मदरसा शिक्षक को और संस्कृत शिक्षक को 3-3 महीना से तनख्वाह नहीं मिली है, भुखमरी के कगार पर है। उस पर भी कभी डिबेट करा लीजिए। सम्राट चौधरी जी भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, उस पर भी कभी डिबेट करा लीजिए, तो लगेगा भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिल सके, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। तो यहाँ केंद्र मंत्री इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर किया, कुछ नहीं बोल ली है। नीट पर कुछ प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। अभी देश का केंद्र मंत्री एग्रीकल्चर 1 करोड़ से ऊपर का ले लिया। यूसीसी पर बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए, यूसीसी पर बोलिए। आज डिबेट का मुद्दा यूसीसी है। एक और यही यूसीसी है, यूनिफॉर्मिटी, इंसाफ। आज 70 बैरल का हो गया पेट्रोल डीजल, दाम कम कर दीजिए। 100 बैरल में आपने किया था 7 रुपया बढ़ा दिया था, 70 बैरल हो गया है। ऐसा लगता है ना ये भी यूसीसी आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, ये भी यूसीसी है। आदिल हसन जी, शुभेंदु अधिकारी जो वीडियो आप अक्सर आते रहते हैं, डिबेट में बैठते रहते हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि हर डिबेट में, सुन तो लीजिए आदिल हसन जी, सुनिए तो सही। ऐसा लगता है कि अलग अलग डिबेट में आपको इनवाइट किया जाता है, आप आते हैं, आप पैनल में बैठते हैं, और ऐसा लगता है कि हर डिबेट में आप सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे। सर ऐसा नहीं होता है ना। जिस दिन जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उस पर ही तो बात करेंगे ना, नहीं तो फिर डिबेट का मतलब क्या रह जाएगा। आप लोग डिबेट ही नहीं कराते ना मुद्दे पर। अरे हम रोज डिबेट कराते हैं, मेरा काम ही है रोज डिबेट करने का। बस आज यूसीसी पर मैं फिर सीधे से सवाल पूछ रहा हूं आपसे आदिल हसन जी। हाँ बोलिए। यूसीसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार के सपोर्ट में आप लोग खड़े हैं? क्यों? सरकार का ये ढकोसला है। सरकार रोजगार के नाम पर, महंगाई पर, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं बोलती है। ढकोसला है, सिर्फ मलाई खाना, भाजपाइयों को दलाली करना। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अच्छा दलाली किया था। नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाते हैं, जिन्ना के मदार पे अडवाणी जाते हैं, यही भाजपा की दलाली है। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है हिंदू मुसलमान का। भाजपा इसका चीफ मिनिस्टर दलाली करता है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण दलाली किया था, पूरी दुनिया ने देखा है। नवाज शरीफ क्या मोदी गए थे, जिन्ना के मदार पे अडवाणी गए थे, इस पर भी डिबेट कराइए ना इन भाजपाइयों को। तो यूसीसी का क्या लेना है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा खाने वाली पार्टी बोलेगी। एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बनाकर भेजिए आदिल हसन सारे चैनल्स को कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे पॉइंट्स हैं, इस पर डिबेट कराइए और इस पर डिबेट कराएंगे। विद्यानाथ भाई, आदिल हसन जी, आपको जब यूसीसी पर डिबेट के लिए बुलाया है, कल किसी और मुद्दे पर डिबेट करूंगा, उस पर आपको बुलाऊंगा, तो सारी बातें आज ही कर देंगे। दाल भात सरना आज ही एक ही साथ कर देंगे, भुजिया भी खा लेंगे, रसदार सब्जी भी खा लेंगे, बैगन का सब्जी भी खा लेंगे, और घिया का सब्जी भी खा लेंगे। एक ही साथ नहीं ना सर, अलग अलग दिन में अलग अलग प्लेटर और अलग अलग मुद्दे पर बात, अलग अलग टॉपिक पर बात। अच्छा लगेगा जब हर दिन जिस मुद्दे पर बात होगी उस पर साफ गोई से आप अपना पॉइंट रखेंगे। आज का पॉइंट आपने रख दिया, तो बताइए मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप बताइए 10 सेकंड की अंडा मिड डे मील से क्यों हटाया गया, ये बतलाइए। जिस बंगाल में मछली खा के अनुराग ठाकुर कैंपेन करता है, जिस वहां पे दुर्गा पूजा में मटन मछली चलता है, उस बंगाल से अंडा क्यों हटाया गया? बोलिए। से निखिल अधिकारी को बाल बच्चा खाता था, निखिल जी, या भाजपा का मंत्री खाता था, ये तो बंगाल का। जी ओके आदिल जी, ओके निखिल जी, बताइए क्या एक तो दर्द अंडा का है। अंडा आप लोगों ने क्यों बंद करवा दिया? पहले तो आप लोगों के नेता वहां चुनाव प्रचार के दौरान मछली भी खा रहे थे, नॉनवेज खाते हुए दिखाई दे रहे थे घूम घूम कर, क्यों बंद कर? तो इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में उनको। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यूसीसी वादा के तहत ला रहे हैं या फिर आप लोग बांटने के तहत ला रहे हैं? बोलिए। नहीं वो एक सेकंड, अब रुक जाइए केशव जी। नमस्कार। देखिए, यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता उस राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 44 के तहत, जिसे कि उस समय उस यूसीसी के प्रावधान में यह लिखा हुआ है कि भारतवर्ष जो है, भारत की सरकार जो है,
ऐसा प्रयास करेगी कि यहाँ के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था हो। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारतवर्ष के सभी नागरिक के लिए समान अवसर और समान अधिकार तथा समान न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह महिलाओं के साथ जो भेदभाव की दिशा में को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार, उनकी लैंगिक स्थिति में सुधार और इसके साथ ही संपत्ति में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यूसीसी का जो जितने भी प्रावधान आपने देखा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया और गुजरात और असम में भी यह पारित हो गया। एक ही साथ क्यों नहीं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे राज्य संबंधित मसले हैं जिन्हें कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा पारित किया जाना संवैधानिक रूप से एक तरह से बाध्यतामूलक है। तो जितने संवैधानिक तत्व हैं उन सबों को समग्र रूप से अध्ययन करके एक जज की अध्यक्षता में, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3-4 एक्सपर्ट्स की कमेटी उस पर अपना रिपोर्ट देगी और उसमें जनता के सुझाव को पारित किया जाएगा और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव यूसीसी बिल आएगा, जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय शुभेंदु अधिकारी जी ने भी ये कहा। देखिए, आप ये मानिए कि जो बहुविवाह की प्रथा है, जो कुरीति है, उसे दूर करने की दिशा में या संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में या फिर बाल विवाह की प्रथा को दूर करने की दिशा में या फिर एक तरह से समग्र जनता का में जो भी एक ऐसा पारिवारिक जो विवाद है उसे दूर करने की दिशा में। आप देखिए, कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा। एक सेकंड प्रसून सिंह जी, एक सेकंड। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है और इसका इलाज यूसीसी है। तो ये आप लोगों की मंशा डेमोग्राफी बचाने की है या एक देश एक राज्य एक कानून की है? देखिए, हम ऐसा मानते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से एक तरह से अपवाद के रूप में उन्हें छूट दी गई। देखिए, गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। आज वहां गोवा में क्या समस्या आई? उत्तराखंड में लागू हो चुका है जनवरी 2025 में। वहां क्या समस्या आई? क्या वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि यूसीसी का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, ये समूचे देश में जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, उस धर्माचरण के का जो एक मुझे लगता है उसको राष्ट्रीय एक रूपता प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ठीक हो सकता है कि कई कुरीतियां हो किसी भी धर्म में, उस कुरीति को दूर करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए कि जो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 25 को मिला करके आगे चलने की दिशा में बढ़ने वाला कदम है। निखिल जी, आप लोग अलग अलग प्रदेश में रह रहे हैं। के शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग लोकसभा में क्यों नहीं लेके आते हैं, राज्यसभा से क्यों नहीं पास करा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि राज्य संबंधित कई राज्यों के अपने कानून हैं, ऐसी संवैधानिक व कानूनी बाध्यताएं हैं। पूरे देश में एक साथ कब लाएंगे? स्टेट लिस्ट में है, कई कंकरेंट लिस्ट में है। तो राज्य स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं उन सबों को हमारा देश का है, यही तो कहना चाहता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूं। जब वो यूसीसी से अलग है तो उसको एक साथ ले आओ ना। देखिए, ये कोई नागरिकता का कानून नहीं है कि केवल केंद्र सरकार के तत्वावधान में हो। सबको एक बार ले आओ। यूसीसी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। झारखंड का है, अपनी बहन से शादी क्यों किया? यूसीसी में अपनी बहन से शादी करना, इस तरह की विचित्र बातों के लिए आप इस बहस को छोटा मत करिए। वो शादी वैलिड है, मैं घोर आपत्ति करता हूँ। आप क्या करके आप इस तरह आप हमारे नेताओं के खिलाफ इस तरह का अनगन प्रलाप कर रहे हैं। मैं इससे विरोध करता हूं और आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते राष्ट्रीय चैनल पर। आपकी हाफिज इसका विरोध करता हूं। अभी तक क्यों? आप किस दुनिया में आप अपनी सिस्टर शादी करेंगे? अपने आप यही कानून कह रहा हूँ। आप कानून की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और अपनी बहन से शादी करेंगे, दूसरे कानून भी चलेगा। एक तरह से जब आपके पास कोई भी मुद्दा नहीं है बहस करने के लिए, तब बिलो तो बेल्ट अटैक करने के लिए नेताओं की चरित्र हनन मत करिए। किससे शादी? आप बताइए। हम कचेरी में आप क्यों हो रहे हैं? ये कह रहे हैं के समय से गोवा में यूसीसी है और 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी है। किसको क्या समस्या आ गई? अरे समस्या अल्पसंख्यक के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। एक सेकंड कानून बनेगा। के शर्मा जी, अभी वो फिर पर्सनल हो जाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब कीजिए।
मत कीजिए ना। पर्सनल होने के लिए आते हैं क्या डिबेट में? पर्सनल होने के लिए थोड़ी ना आते हैं डिबेट में। भाई इस देश में कानून है, इस देश में कानून है। और अगर भाई बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यूसीसी से बाल विवाह, पॉलीग्रामी, बात तो सुनिए, बहु विवाह, इन सब पर बैन लग जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएंगे। लिव इन रिलेशन को लेकर कानून आ जाएगा। फॉलो तो करते ही नहीं हो, खाली यूसीसी। आरके सिंह, आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड शर्मा जी रुक जाइए। करने की दिशा में यूसीसी बड़ा कदम होगा। ठीक, महिला आदिल हसन का कोई पॉइंट है? आदिल जी बोलिए। यूसीसी ठीक का है, भी विरोध करते हैं। निखिल जी रुक जाइए। क्योंकि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है यूसीसी। विद्यानाथ भाई, तो गुजरात में यूसीसी ले आए तो भाभी हमारी गुजरात से दिल्ली आ जाएंगे क्या प्रधानमंत्री आवास में? कोई भी हमारा सवाल है, इंसाफ भाभी को मिलेगा क्या? पर्सनल क्यों हो रहे हैं भाई? कोई दम नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आरके सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए। पर्सनल अटैक के लिए नहीं, डिबेट नहीं हो रही है। पर्सनल अटैक के लिए डिबेट नहीं हो रही है। के शर्मा जी, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों को करना है अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर करिए। राहुल गांधी का 1985 सिंह जी सबका ऑडियो डाउन कर दो। आरके सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोग रुकिए। आरके सिंह जी, यूसीसी जिन राज्यों में कानून के तौर पर आ गया है और जिन राज्यों में लाने की बात हो रही है, 2 पॉइंट है। क्या इससे देश में जाति, समुदाय, धर्म में लोग बढ़ जाएंगे? एक पॉइंट। दूसरी बात यह है कि अगर यूसीसी लेकर हम आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो जैसा शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि डेमोग्राफी को लेकर जो एक बड़ा बवाल है, सवाल है, उसका इलाज यही है। क्या ऐसा है? आरके सिंह जी। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं बाकी पैनलिस्ट की भी बात सुन रहा था। हमें यह बात समझनी होगी कि जो यूसीसी है, इसको लाने से क्या एक नया राइट क्रिएट हो रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है वो डाइल्यूट होगा? जी, ये 2 राइट्स के बीच के बैलेंस की बात है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्या जी कि थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो रहा था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हुई थी, और उस बहस में उस समय वो आर्टिकल, जो ड्राफ्ट का आर्टिकल था, वो 35 था, जो बाद में 44 के रूप में डीपीएसपी में कन्वर्ट किया। और उस डिबेट में 2-3 चीजें बहुत प्राइमरली आई, जहां पे अंबेडकर साहब का जिक्र भी आया। तो अंबेडकर साहब ने ये कहा था, बिल्कुल एकदम ऑन रिकॉर्ड है, अंबेडकर ने कहा था, मुंशी साहब ने कहा था, अय्यर ने कहा था, ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये एक इमेजिनरी ड्रीम नहीं है, एक रियलिटी है। लेकिन चूंकि ये रिपब्लिक नहीं है और अभी विश्वास कायम करना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसलों को हम आउटराइटली कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं रखेंगे, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रख देते हैं और फ्यूचर के लिए सरकारों को छोड़ देते हैं कि जब सिचुएशन कंजीनियल होगा तो इसको लागू करेंगी। अब 80 साल हो गए रिपब्लिक को बने हुए। 80 साल में जो राइट्स थे वो स्टैब्लिश्ड हो गए, जो भी समुदायों के राइट्स थे वो स्टैब्लिश्ड हो गए। बस मैं अपने आप को यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकता हूँ। हम आए दिन, हम आप जितने भी पैनलिस्ट, हम पढ़ते हैं कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम कभी ये नहीं पढ़ते हैं कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। हमें नहीं पढ़ाया जाता है, आपको भी नहीं पढ़ाया गया होगा, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन जो हमारी 15 महिलाएं थीं जो संविधान सभा में, उन्होंने एक बहुत काबिल तारीफ बात की थी और उन्होंने वो डिबेट में पार्टिसिपेट भी की थी। हम राजकुमारी अमृत कौर की बात कर रहे हैं, तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो मर्म को समझ में आ जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर जो इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी संविधान सभा में कि पुरुषों ने बड़ी चालाकी से महिलाओं को माइनॉरिटी के कैटेगरी में डाल दिया है और उनके राइट्स पे डिस्क्रिशनरी डिसीजंस लेते हैं। इसका लब्बो-लुआब यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकली वो आधी हैं, लेकिन राइट्स के मामले में माइनॉरिटी के रूप में उनको डाला गया है। जो राइट्स हम उनको देंगे वही वो लेती हैं, नेचुरल राइट्स भी हम उनको देते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तह में 5-6 चीजें हैं, मैरिज है, एबॉर्शन है, इनहेरिटेंस है, ये प्राइमरली वुमेन सेंट्रिक राइट्स हैं। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जब ये बनता है, जब स्टेट्स बना रहे हैं, 4 स्टेट्स अभी बना रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो मेजर बेनिफिशियरीज हैं वो वुमेन होती हैं। तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने एक वुमेन फोक को कोई राइट, प्रॉपर्टी राइट, मैरिज राइट या इससे डेमोग्राफी चेंज पर कोई असर पड़ेगा?
मैं आ रहा हूँ, डेमोग्राफिक चेंज पे भी आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंसिंग चीज क्रिएट होती है। अब रह गई कि जो डेमोग्राफी, इस इंडिया के दो ऐसे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, आसाम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, जहां पे डेमोग्राफी को लेकर के एक बहुत बड़ी कवायद चल रही है। और ये कहा जाता है कि वो जो पेनिट्रेटिव स्टेट हैं, इंडिया के 26 स्टेट में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 2005 में मैंने एक PIL फाइल किया था पुरी जी के आर्टिकल पे, अरुण पुरी जी की आर्टिकल थी इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे बांग्लादेश से इमिग्रेशन 26 राज्यों के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा था। वो बाद में 2007-8 में डिसमिस हो गया था इमेज इंडिया फाउंडेशन पे। तो अगर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को भी UCC के थ्रू चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कौन से मैट्रिक्स लेकर के एक्ट में आ रहे हैं। और इसमें सर मैं भी एडवोकेट हूं, मैं भी प्रैक्टिस 22 साल हो गया। क्या देश में एक ही साथ बम गिराया जा सकता है कि धीरे धीरे बम गिराते रहेंगे, सालों भर महीना भर चलता रहेगा लड़ाई, कोर्ट बार चलता रहे देश में? एक सवाल सर, आप बड़े वकील हैं, मैं जरूर आपसे 10 साल छोटा है, 20 साल छोटा हूं, लेकिन सवाल मेरा शायद वाजिब होगा। नहीं देखिए शर्मा जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि साहबानों के केस में YB चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा था कि आर्टिकल जो 24 है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो करता है, वो डेड लेटर हो चुका है। लिली थॉमस के जजमेंट में बोला गया था, ब्लिंड के जजमेंट में बोला गया था कि राज्य सरकारें अब कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, तो कचहरी की अब हमारी सबसे बड़ी मैंडेट राज्य सरकार लाए। लेकिन यदि हम कहते हैं, यदि ये बार बार जो समस्या जो खड़ा होगा, मान ले हमारा समस्या ही क्या है, 30 राज्य है, अरे उन्होंने बताया ना, के शर्मा जी, तब तो फिर RK सिंह जी ने बहुत साधारण सिंपल तरीके से आपको पीछे से लेकर अब तक, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम गणतंत्र बने, तब से लेकर अब तक का सारा प्रावधान उन्होंने बता दिया। अभी आप कह रहे हैं बम गिर रहा है, कहां बम गिर जाएगा, किस पे बम गिर रहा है, यही बम गिर जाएगा। आप नहीं समझ रहे हैं, ये बीजेपी बहुत जब वो बम केवल विपक्षियों पर गिर रहा है, क्योंकि इनका एजेंडा जो है समझ सकता है। ठीक है, आदिल एजेंडा हुई है और स्वयं पुरोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुमताज आलम रिजवी जी के पास नहीं जा पाए। मुमताज भाई, ये संविधान का प्रावधान है, एक देश एक विधान एक संविधान, एक देश एक तरह का कानून, जैसा कानून महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए एक ही तरह का कानून होगा। इसमें इतना बम गिराने वाली बात की जरूरत है क्या? है, क्योंकि मुद्दा बहुत बहुत शुक्रिया विद्यानाथ झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज आलम रिजवी बोला, मैंने के शुक्रिया। मैंने पूरे 30 मिनट सुना है सबको। मैं 2-3 बातें बस कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। पहली चीज ये कहना चाहता हूं कि ये जो UCC का मामला है, ये स्टेट का नहीं है, ये नेशनल का है, पूरा नेशन का है। तो अगर सरकार को लग रहा है कि हमें इंसाफ करना है और हम एक सच्चे मन से UCC लाना चाहते हैं, तो स्टेट क्यों खेल रहे हैं? पहले उत्तराखंड, फिर आसाम, गुजरात, अब ये बंगाल, भाई ऐसा क्यों? जो केंद्र की हमारी सरकार है, चूंकि ये हमारा जो है केंद्र का इशू है, तो उसको चाहिए कि एक मसौदा लेकर के आए। हाँ, लेकिन मसौदा आया नहीं। हाँ, हमारे गृह मंत्री का बयान जरूर आ गया, इसमें से आदिवासियों को छूट मिलेगी। ये बयान क्या मायने रखता है? अगर आपको छूट देनी भी है तो पहले ले आओ बिल, पहले मसौदा ले आओ, पार्लियामेंट में बहस होगी, वहां आपको कुछ लगे कि किसको छूट देनी है, नहीं देनी, क्या करना है, तो ठीक है बहस के दौरान। लेकिन पहले से ये कहना, इसका मतलब ये है कि मन में कुछ खोट है और टारगेट सिर्फ एक कम्युनिटी है, बाकी कोई मसला नहीं है। आप बताइए उत्तराखंड में आ गया, क्या बदलाव हो गया? वहां पे बेरोजगारी दूर हो गई, वहां के बुनियादी मसाइल हल हो गए, सब क्या हो गया? बेरोजगारी के लिए कानून थोड़ी ना दूर हो गई, वहां के सारे मसाइल हल हो गए। बेरोजगारी के लिए नहीं है। नंबर 2 बात देखिए, 2 बातें मैं करनी, आखिरी बात, आप सबको समानता की बात हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, समानता लाओ ना, सबको सरकारी स्कूल बनाओ, समानता हॉस्पिटल में लाओ ना। क्यों प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में लूट मची हुई है, वहां गरीब इलाज नहीं करा सकता? लाइए समानता, बनाइए सबको सरकारी अस्पताल। और इनके पास UCC के विषय पर बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है, और ये दूसरे तीसरे मुद्दे को मिक्सअप करके पूरे डिबेट को कंफ्यूज कर रहा है। थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल, क्या है मतलब?
लाइए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको किस मुद्दे पे डिबेट हो रही है? तो ट्रेन, बस, अस्पताल सब पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा असमानता बीजेपी कर रही है। मुद्दा विहीनता की चरमोत्कर्षता है। एक सेकंड रुक जाइए निखिल जी, आप ही को जवाब देना, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुमताज आलम रिजवी भाई, आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं वो मुद्दे अलग हैं, यूसीसी अलग है, ये एक कानूनी प्रावधान है। इस कानून के तहत देश में कुछ जो असमानताएं हैं उसको समान करने की कोशिश है। अलग कैसे होगी? समानता की बात है। आदिवासियों के लिए क्या आपके पास प्रावधान है, बताइए। देखिए, यूसीसी जो है महिला कल्याण से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं। कब उनका विवाह हो, बहु विवाह के खिलाफ वोट लेने का जो अधिकार है, जो उत्तराधिकार है, जो प्रॉपर्टी में उनका हक है, और लिविंग रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से लेकर के एक महिलाओं के सर्वांगीण विकास का एक तरह से ब्लूप्रिंट है यूसीसी। इसलिए जो यूसीसी का विरोध करते हैं वो महिला विरोधी है। दूसरी बात यह है कि कई बार कई ऐसे राज्य हैं जहां सवाल पूछो उसका जवाब ट्राइबल्स रहते हैं। और मुमताज आलम रिजवी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, उसका जवाब तो ले लीजिए। निखिल प्रसून सिंह जवाब ही तो दे रहे हैं आपको, बोलिए। कई ऐसे राज्य हैं जहां की आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी जो परंपराएं हैं वो हजारों साल से चली आ रही हैं। कोई भी देश का कानून उन परंपराओं की अवहेलना नहीं कर सकता है। उनका सम्मान करना, उनके आत्मसात करना किसी भी राज्य की जिम्मेवारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी उन सभी समाजों में महिलाओं के प्रति आदर का भाव पहले से ही नहीं। इसीलिए हमारी परंपरा यूसीसी का विरोध कर रहा है वो महिला विरोधी है। जवाब देना चाहता हूं। देखिए, लॉ कमीशन ने 2018 में एक करके एक सेकंड आदिल हसन पहले प्रकाश बार क्यों कहा कि यूसीसी लागू हो? अरे यार, एक सेकंड भाई, एक साथ तीन लोग मत बोलिए, एक साथ तीन लोग। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोलिए, उसके बाद आदिल हसन। स्वयं प्रकाश पुरोहित बोलिए। जी देखिए, लॉ कमीशन 2018 में नो यूसीसी नीडेड, नाउ अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ, जो बीएनएसएस बना, समान कानून बना पूरे देश के अंदर में, आपने उसको चेंज किया, क्रिमिनल लॉ को चेंज किया। आप उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, आप सबके लिए समानता की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप मुझे बताइए, सनातन धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आप मुझे बताइए डाइवोर्स और तलाक का हिंदू शब्द क्या है? क्या उसके बारे में कोई टिप्पणी की जाएगी? हम हिंदू धर्म के अंदर में तो 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है। हेमा मालिनी, रुक जाइए, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हेमा मालिनी। 1979 में 1979 में धर्मेंद्र से जब शादी की थी, आयशा बी के नाम का एफिडेविट जारी करके उनने शादी की थी, मुस्लिम बनकर शादी की थी। चुनाव लड़ती है हेमा मालिनी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेत्री है। और कहां से लड़ती है आपको पता है? आप देख रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है, असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा है जल, जंगल, जमीन, बानों के मामले से लेकर के अभी 2003 चोरी नहीं की, क्यों नहीं लाते? भारतीय जनता पार्टी अभी वकील साहब कह रहे थे बैठे हैं, तब डकैती डाली जा रही है। इनके नेताओं, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा आज की वास्तविकता है, लोगों की सनातन धर्म में 7 जन्मों का बंधन रहता है। कभी कोई तलाक के लिए कोई हिंदू शब्द नहीं है। देश को बांटने वाले लोग, लेकिन देखिए, जब भी विवाह विच्छेद की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह लिविंग रिलेशनशिप में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जिस तरह सूटकेस में बंद करके जो हमने ऐसी घटनाएं देखी, जिस तरह उनको काट करके, जिस तरह से अनरजिस्टर्ड वे में, जिस तरह से आजकल का सामाजिक एक तरह से हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, इसमें लिविंग रिलेशनशिप जो है इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, ये समाज और सरकार की एक तरह से जिम्मेवारी है। तो सही, उनको कंप्लीट करने दीजिए। लक्ष्मी भंडार या अन्नपूर्णा भंडार की सुविधा नहीं मिलेगी। आपने बजट में प्रावधान ही 1 करोड़ का रखा है। एक महिला की जो बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानी हूँ, विरोध कर रहा हूँ, बता दीजिए खाली। आप डॉक्टर हैं, अच्छा जानते हैं। मैं चाइनीज हूँ, पाकिस्तानी हूँ, भूटानी हूँ, कुछ तो बता दीजिए महाराज कि अमेरिका है, सनातनी नहीं है क्या? नहीं, वो बोलते सनातनी है। आप मुझे सिर्फ इससे जवाब पूछ लीजिए, मेरे सवाल का जवाब विद्यानाथ जी, मेरे सवाल का जवाब ले रहा हूँ। एक सेकंड, स्वयं प्रकाश जी, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। निखिल जी, एक सेकंड रुकिएगा। निखिल जी रुक जाइए थोड़ा सा। आदिल हसन भी बोल रहे थे, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, वक्त ज्यादा नहीं बचा है। आदिल हसन जल्दी से 30 सेकंड में। विद्यानाथ जी, तमिलनाडु में मामा भांजी का शादी होता है, उस पर क्या करेगी भाजपा? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा? जहां मामा भांजी का शादी होता है उस पर क्या
करेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उस राज्य की जो विशिष्ट समस्याएं हैं उसके लिए एक कानून कैसे पूरे देश में ले आया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो राज्य की विशिष्ट राज्य का वैशिष्ट मैं बोल दूं कि निखिल जी को आपको जवाब देना नहीं है, जो स्वरूप अब है, आप चुप रहिए, आदिल हसन जी आप रुकिए ना, अगर आप जवाब चाहते हैं तो सुन लीजिए, वक्त जाया होगा। निखिल जी जल्दी से 30 सेकंड। हर राज्य की अलग संस्कृति हो सकती है। जो चीज नॉर्थ ईस्ट में समान रूप से चलती है वो हो सकता है बिहार में न लागू हो। तो हर राज्य का जो वैशिष्ट सांस्कृतिक महत्व है उससे आत्मसात करते हुए राज्यानुरूप अगर कोई कानून आए तो उसका विरोध कैसे किया जाना चाहिए? शर्मा पर्सनल हो रहे हैं अब। आरके सिंह जी, आरके सिंह एक सेकंड, मैं अब एक बार जवाब चाहता हूँ, फाइनल कंक्लूडिंग आंसर चाहता हूं मैं। एक सेकंड रुक जाइएगा के शर्मा जी, अब वक्त नहीं है बिल्कुल कि आरके शर्मा जी के पास मैं जा रहा हूं। आरके शर्मा जी, इतने सारे सवाल आ गए, ये बात भी सच है कि अलग अलग विविधताओं वाला देश है, अलग अलग संस्कृति परंपराओं वाला देश है हमारे आरके सिंह जी, तो उसमें ये जो सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल की समस्या का समाधान यूसीसी में है कि नहीं है? हाँ, शादी जो कर रहे हैं भाई बहन से नहीं, देखिए ये जो रीजनल वेरिएशन है पर्सनल लॉ के ना, वो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसको प्रोटेक्ट किया गया था, जो रीजनल वेरिएशन है पर्सनल लॉज में, क्योंकि पर्सनल लॉज में पर्सनल लॉज में जो इनहेरिटेंस हो गए, शादी हो गई, इन सब टाइप की चीजें हैं, उसको प्रोटेक्ट किया था। तभी इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया था और ये ताकीद की गई थी कि राज्य जो है वो अपने हिसाब से इस चीजों के मानिद जो कानून बनाए। तो आज के डेट में अगर मान लीजिए कि आसाम में कानून बना है या उत्तराखंड में बना है तो वो स्टेट स्पेसिफिक पर्सनल लॉज को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसका मतलब ये भी समझे आरके सिंह जी, इसका मतलब ये भी समझे कि ये जो सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूसीसी लेकर आ रही है, इसके पीछे यही एक वजह है। बिल्कुल नहीं, प्राइमरी रीजन तो यही है, इसलिए पूरे देश के लिए कानून नहीं ला पा रही है, नहीं ला सकती है या ला पाएगी। प्राइमरी रीजन यही है विद्या जी, क्योंकि जब तक सेंट्रल लेजिस्लेशन कोई नहीं आता है तो स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू यूसीसी को रिकमेंड करना पड़ेगा अगर पॉलिटिकल विल है। ठीक है सर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।